अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः, कार्तिक कृष्ण एकादशी, दिनांक 8 डिसेंबर 2023, हस्त नक्षत्र, भाव प्रकाश निघंटु पर्पटक। शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यम् आयुर्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। पर्पटो वरतिक्तश्च स्मृतः पर्पटकश्च सा कथित पांशुपर्यायस्तथा कवच नामकः। पर्पटो हन्ति पित्तास्र भ्रमतृष्णा कफज्वरान् संग्राही शीतलस्तिक्तो दाहनुद्वातलो लघुः। तो मुस्ता पर्पटकन ज्वरे ये अग्र संग्रह इस प्रकार का है और पित्त पापड़ा नाम से प्रयोग में लाया जाता है। तो वरो तिक्त, तिक्त रस में अच्छा इस प्रकार का। पांशु पर्याय कवच नामक, ये थोड़ा अजब है। रक्षा करने वाला इस प्रकार से। परपट्टो हन्ति पित्तास्र भ्रम तृष्ण कफा तृष्णा कफज्वरान। तो पित्त, रक्त, भ्रम, तृष्णा, कफ, ज्वर, इनका नाश करने वाला। संग्राही शीतल तिक्तो दाहनुद वातलो लघु। तो तिक्त शीत वीर्य, वातल, ये कटु विपाक होने वाला होना चाहिए, लेकिन शीतवीर्य है इसलिए दाहनुत और लघु है और वात नुत वातल इस प्रकार का, वात बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। पर्पटः वर्षाकाले सर्वत्र भवति तस्य च फलानि सर्षपाकाराणि पीतानि श्वेतानि च तस्य पञ्चाङ्गम् औषधक्रियासु उपयुक्तं भवति। पर्पटक्वाताद् विकर्षप्रमाणाः सक्षोद्रः तस्य विपाकः कटुकः वीर्यं शीतं च तिक्तत्वात् शीतत्वात् च पर्पटः पित्तं रक्तं च शमयति तिक्तत्वात् कटुपाकित्वात् च कफं हन्ति पुरुषं च स्तम्भयति। पर्पटः ज्वरस्य श्रेष्ठम् औषधं सर्वेषु ज्वरेषु व्याधिप्रत्यनिकत्वात् पर्पटक्वातः उपयुक्तो भवति। विशेषण तिक्तत्वात् शीतत्वात् च पित्तज्वरं हन्ति। तो मुस्ता पर्पटकन ज्वरे दिस इज अग्र संग्रह, तो उसके हिसाब से पर्पट का काफी प्रयोग किया जाता है। माधव साने जो विख्यात वैद्य हुए थे, चेंबूर में प्रैक्टिस थी उनकी, तो उनकी खासियत थी वो अग्र संग्रह का सभी जगह प्रयोग करते थे। वैसे भी उन्होंने मुस्ता और पर्पट का
क्वाथ बना के उसमें सायरप बनाया था, और वो ज्वर के रोगियों को देते थे इस प्रकार से। महेशुधात्री निषेध के बारे में भी उनकी ऐसी प्रकार की सोच थी। वहां पे सायरप नहीं होता था, लेकिन दावनाएं एक दूसरे को दे, निशा मलकवटी जैसे है वैसे वो बनाते थे। ज्वरस्य दाहम तृष्णां भ्रमं प्रलापम अतिसारम मूर्छांच पर्पटः शमयति। ज्वरे विशेषेण त्यक्तत्वा जरतिषत्वाच्च पित्तज्वरं हन्ति। ज्वरे दोषोपशमनार्थं तथा शेषदोषाणां शमनार्थं पर्पटः प्रशस्तः। पर्पटचन्दनमुस्तावालकयुतः कषाय पित्तज्वरं हन्ति। वैसे जो षडंग पानी है उसमें भी पर्पट है। तो अनेक तरीके से, खास करके पित्त ज्वर में इसका प्रयोग अच्छा इस प्रकार का है। ये भ्रम शांत करने वाला है, तो उस हिसाब से पित्त से जुड़ा अगर भ्रम है या पित्त और अनुबंधी कफ है, तो पर्पट एक अच्छी दवा इस प्रकार की है। पित्त ज्वरे पर्पटः दोषपाचनः तृज्वरापहश्च। पर्पट धन्वयासक वासाकृत कषायः सशर्करायुतः आस्यगतं रक्तपित्तं ज्वरञ्च निहन्ति। आस्यगतं। थोड़ा अलग है, लेकिन ठीक है। मुखपाक और उससे आगे ये इस प्रकार का रक्तपित्त जैसा है, तो ये पर्पट धन्वयासक वासा, ये पर्पटजाक वाता शिशिरीकृतः सक्षौद्रः पीता पित्तच्छर्दिं शिरस्तापम चक्षुर्दाहं च व्यपोहति। तो क्वाथ ठंडा करके सक्षौद्र इस प्रकार का अगर पिया जाता है, तो पित्त छर्दी शिरस्ताप चक्षुर्दाह इन सभी में अच्छा है। हम्म। तो इस प्रकार के मरीजों में थोड़ा देखना चाहिए कि ये परपटक वैसे ज्यादा प्रचलन में नहीं है। मुस्ता परपटक ऐसा ही ज्यादा सुनाई देता है इस प्रकार का है। निम्बस्यात् पिचुमर्दश्च पिचुमन्दश्च तिक्तकः अरिष्ट पारिभद्रश्च हिङ्गुनिर्यास इत्यपि। हिङ्गुनिर्यास। निम्बशीतो लघुर्ग्राहि कटुपाकोऽग्निवातनुत्। शीत लघु ग्राही कटुपाकी और अग्नि और वात को शमन करने वाला। ये थोड़ा अजीब है। वातनुत भी है। अरुध्या श्रमत्रुट कलाकास ज्वरा रुचि कृमि प्रणुत। अरुध्य ये शायद रुचि में अच्छा नहीं है, इसलिए अरुध्य कहा गया होगा। क्योंकि बहुत ही कड़वा इस प्रकार का है। श्रम त्रुट कास ज्वर अरुचि कृमि। कृमि में खास करके प्रयोग में लाया जा सकता है, ज्वर में तो प्रयोग कर ही सकते हैं। व्रणपित्त कफच्छर्दी कुष्ठरुल्लास मेहन। निम्बपत्रम सुप्तम नेत्र्यम कृमिपित्त विष प्रणुत। तो ये भी कृमि और पित्त और विष का नाश करने वाला नेत्र्य भी है। वातलं कटुपाकंच सर्वारोचक कुष्ठनुत। वातल कटु विपाक्य और सर्व अरोचक और कुष्ठ इनका नाश करने वाला। निम्ब फलम रसे तिक्तम पाके तो कटु भेदन। तो निम्बोणी जिसको कहते हैं, रस में तिक्त और काट पाक कटुक भेदन। स्निग्धम लघुष्टं कुष्ठग्नं गुलमार्शक कृमि में। स्निग्ध है और फिर भी लघु इस प्रकार का है। उष्ण कुष्ठग्न गुलमार्शक कृमि में हनुत। नीम तेल और पारिभद्र के तेल के रोगाधिकार में क्या अंतर है? ये दोनों अलग तरीके से बनते हैं। नीम तेल जो है वो नीम के पत्तों का सिद्ध तिल तेल है, और पारिभद्र तेल निम्बोणी का तेल है। तो जहां हमें नीम तेल का प्रयोग करना है वास्तव में, वहां पारिभद्र तेल करना ज्यादा उचित है। और ये मिलता भी है, पारिभद्र तेल नाम से ही मिलता है। और निम्ब तेल नाम से भी मिलता है। वो निम्ब पत्तों से तिल तेल सिद्ध करते हैं, वो निम्ब तेल नाम से मिलता है। तो दोनों में अंतर है। तो
जहाँ पे जो उपयुक्त हो वो करे। और वैसे नीम के वृक्ष सभी भारत भर में है, आसानी से इसमें से प्राप्ति होती है। और धान्य को सुरक्षित रखने के लिए नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो ये उसको पत्तों को सुखा के फिर धान में मिक्स कर देते हैं, ताकि एक कृमि प्रणुत इस प्रकार का है, तो कृमि आसपास भटकते नहीं है इस प्रकार से, और धान्य बच जाता है। पहले अच्छी धूप में सुखाना है और फिर ये नीम डाल के रख देना है, तो ये कीड़े नहीं लगते हैं। ये इस प्रकार से अच्छा है। लेकिन ये नेत्रिय भी है, और ज्वरा, अरुचि, कृमि इन सभी में है। मैं जब सेकंड ईयर में था तो मेरे बहन के घर पे गया था, और मेरी माँ जी करीबन 1 सवा बरस की थी उस समय में। और उसको रोमांतिका हो गई, गोवर, इस प्रकार से। तो बोले अभी तुम आए हो तो तुम ही कुछ दवा दे दो। वैसे मैं सेकंड ईयर में था, मुझे कुछ पता नहीं था ज्यादा इस प्रकार से। तो मैंने सोचा कि ये ज्वर है तो तिक्त रस प्रधान कोई दवाइयाँ होनी है, और रक्त दुष्टि भी है, तो नींब मेरे ख्याल में आया। और फिर नीम के पत्तों का स्वरस और शहद ऐसा उसको चटाया, तो दोनों से मुक्ति हो गई। ये ज्वर से भी मुक्त हो गया और रोमांतिका भी चली गई। बाद में मैंने एक औषधि बाड़ में देखा कि इसके लिए नीम के पत्तों का रस या चूर्ण इस प्रकार से शहद के साथ देना रोमांतिका में अच्छा काम करता है इस प्रकार से। तो मैंने तो केवल रक्त दुष्टि और ऐसा सोच कर दिया था, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिले। Which oil must be preferred in trimming the basti? नीम ऑयल और पारिपत्र ऑयल। उसमें ऐसा है कि कुष्ठ वगैरह के लिए काम करना है तो पारिपत्र तेल का प्रयोग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तिल वैसे भी थोड़ा कुष्ठ को बढ़ावा देने वाला है। तो उस हिसाब से मैं तो करंजल कपूर का प्रयोग करता हूँ। करंजल कपूर एक 2-3 ml इतना ही। और निर्गुंडी तेल, निर्गुंडी तेल वैसे भी ये अच्छा है, कुर्मी के हिसाब से अच्छा है। लेकिन अगर कुर्मी की न बस्ती के लिए नीम तेल का प्रयोग करना है तो पारिभद्र तेल ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। पारिभद्र तेल की बोतल पर नीम पत्र स्वरस लिखा है, तिल तेल बेस भी साथ में है। तो ये अजीब है। तो इसमें कुछ अंतर नहीं हो रहा। नहीं तो आपको निम्मोनी का तेल इस प्रकार से पूछना पड़ेगा। वास्तव में मैं सोच के देता था कि निम्बोनी का तेल देना है तो पारिपत्र देना है, और नीम का तेल देना है तो पत्तों से बना इस प्रकार का। लेकिन अगर ये उल्टी स्थिति है, तिल तेल बेस भी साथ में है, तो ठीक है, परिवर्तन शायद आ गया होगा इस प्रकार से। एक बार फिर से देखना चाहिए कि पारिपत्र तेल से नाम से क्या मिलता है, निम्ब तेल नाम से क्या मिलता है। शायद ये उल्टा है, या मैंने तो अभी तक इसी प्रकार का प्रयोग किया है कि निमोनिक का तेल है तो पारिपत्र तेल के नाम से प्रयोग किया है। तो ठीक है, देख लेना चाहिए। नहीं तो निम्बोनी का तेल ही पूछेंगे तो शायद पारिपत्र तेल या जो भी है बीज का तेल जो है वो मिल जाएगा। तथा दधना पफ बभमो। नीम का नंबर मालूम है किसी को? यहाँ कहाँ कर्सर कहाँ गया? निर्गुंडी।
निम्बः पिचुमर्दः पिचुमन्दः अरिष्टः पारिभद्रः हिंगुनिर्यासश्च इति। इसको अरिष्ट नाम से भी काफी जगह बताया जाता है। और हिंगुंद्रियास क्यों कहते हैं ये तो पता नहीं लग रहा। तस्य पत्राणि कृन्तानि पुष्पाणि श्वेतानि फलानि पीतानि च। निम्बस्तिक्तः तस्य विपाकः कटुकः वीर्यं शीतं च तथा च स लघु रूक्षश्च। रसेन विपाकेन वीर्येण निम्बो वातं वर्धयति। रसेन वीर्येण च पित्तं शमयति सर्वैर्गुणैः निम्बः कफं हन्ति। रूक्षत्वात् लघुत्वात् निम्बो रसादि स्निग्ध धातून् कर्षे तिक्तत्वात् शैत्याच्च रक्तगतं क्लेदं विशोषयति। पित्तं च शमयति रक्तं च प्रसादयति। रक्तप्रसादनात् त्वग्गतं क्लेदं दाहं कंडुं च निम्बः प्रशमयति। तो ये कुष्ठ में अच्छे तरीके से काम में आता है। कफोपित्त इस प्रकार का है। वातज कुष्ठ में तो नहीं देना है, लेकिन कफोपित्तज कुष्ठ है तो इसमें निम्ब अच्छा इस प्रकार का काम करता है। वृक्षत्वात् लघुत्वात् तिक्तत्वाच्च पित्तदुष्टं कफदुष्टं च स्तन्यम निम्बः शोधयति। तो इस प्रकार से कफज और पित्तज स्तन्य दुष्टि के लिए भी निम्ब अच्छा इस प्रकार का है। तो उसका क्वाथ स्वरस इस प्रकार का दे सकते हैं। ज्वरे आमज्वरे सामदोषपाचनार्थं निम्बः प्रशस्तः तथा च पित्तजे ज्वरे कफजे ज्वरे च दोषशमनार्थम् उपयुक्तो भवति। सशोथे ज्वरे विसर्पे विस्फोटे मसूरिकायाञ्च दोषाणां पाचनार्थं शमनार्थं च निम्बः इतः। तो जहां जहां रक्त का संबंध है उस सभी में जो विसर्प विस्फोट और मसूरिका दोषों के शमन पाचन के लिए निम्ब हित है। निम्बक वातः स पट्टोल त्रिफला मृद्विका वत्सकयुतः सक्ष उदरश्च अन्यद्युष्कं विषमज्वरम हन्ति। ये कहीं ग्रंथों से ही लिया होगा। पटोला त्रिफला मृद्विका वत्सक। तो मृद्विका होने के कारण थोड़ा अनुलोमन करने वाला इस प्रकार का होगा। और बाकी तो सभी कफोपित्त शामुक इस प्रकार के ही है। ज्वरस्य दाहे निम्बपत्राणां कल्केन लेपयेत् तेन दाहः आशु शाम्यते। मांसपाचक निम्बक पटोला त्रिफला मृद्विका मुत्सवत्सको ये मांसपाचक ही है। मेरे ध्यान में तुरंत नहीं आया इस प्रकार का। अन्य का ज्वर है मांस संबंध तस्मिन मांस वहां नाड़ी। तो ये मांस स्वस्रोत से जुड़ा है। यहाँ चिकन पॉक्स होने पर बिस्तर के किनारे नीम पत्र रखना पहले प्रचलन में था। ओके। तो बिस्तर पर इसके पत्ते डाल के उसके ऊपर सोना ये एक बात अच्छी हो सकती है। सूतिकावस्थाएं निम्बः प्रशस्ता स सूतिका ज्वरम हंति। तो ये भी एक अच्छा है कि सूतिका ज्वर में इसका भली भांति प्रयोग हो सकता है। विषम ज्वर के इस कल्प में निम्ब पत्र लेना है कि निम्बत्वक लेना है। वास्तव में अनुक्त होने पर मूल लेते हैं। कुछ अगर उपयुक्त अंग बताया नहीं गया तो मूल लेते हैं। वैसे पत्ते लेना ठीक है क्योंकि वो पेड़ को क्षति नहीं पहुंचाता है। छाल लेते हैं तो उसको क्षति पहुंचती है। तो बेटर ऑप्शन नींबू पत्तों का ही प्रयोग करें। नीम पत्तों से भी नहाने नहाने पानी से नीम डालना भी होता था। ये भी अभी भी करते हैं थोड़ा सा। ये लिखित छान फर्क या तो ये नींब इस प्रकार से डाल के पानी में डाल के नहाने के पानी में करते हैं। तथा च रजः स्तन्यम गर्भाशयं च शोधयति। रजस स्तन्य और गर्भाशय इन तीनों को शोधन निम्ब कर का अवस्था में निम्ब सतत पथ्य इस प्रकार का है।
वचादि चूर्ण ग्रहणी। हम्म, कुष्ठे पित्तजे कुष्ठे कफजे कुष्ठे रक्तजे च निम्बः प्रशस्ता तिक्तत्वात् वृक्षत्वाच्च निम्बः शरीरगतं रक्तगतं च क्लेदं शोषयति तेन रक्तस्य विशोधनं भवति शुद्धरक्तत्वात् कुष्ठानि प्रशमं यान्ति अरुंशिकां पामां कंडुं क्लेदं विचर्चिकां गजकर्णं च निम्बः हन्ति। तो कफपित्त प्रधान जहाँ पे है उन सभी कुष्ठों में निम्ब का प्रयोग अच्छी तरीके से किया जाता है। कुष्ठे निम्बत्व काथा पाने प्रशस्ता। तो यहाँ पर्टिकुलरली क्वक काथ क्वक त्वक काथ इस प्रकार का बताया गया है। लेपनार्थ है निम्ब पत्र कलका निम्ब बीज तैलम व प्रशस्तम। यहाँ सीधा निम्ब बीज तैल इस प्रकार का ही लिखा है। तो ये जरूर मिलता होगा, मिलता है अभी भी। अभी भी है। मेरी एक पेशेंट थी, 14 बरस ओल्ड, को चिकन पॉक्स हुआ था 1 मंथ बैक। उसकी मॉम ने बेड पर नीम पत्र बेडशीट पर डाला और बहुत अच्छे, बहुत फास्ट रिकवरी हुई। तो ठीक है ना। तो ये प्रचलन में फिर से लाना है अगर छूट गया है तो। और पानी में भी नीम पत्ते डालते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। व्रणे दुष्ट व्रणे व्रण धावनार्थम निम्बक क्वाथा उपयुक्तो भवति। तो निम्बत्व क्वाथ यहाँ पे बताया गया है वर्ण धावन के लिए। वर्णगतं क्लेदम पूयम दुष्टम श्रावंच निम्बः तिक्तकटुकषायत्वात् शोषयति शोधयति पश्चात रोपयति च। तो दुष्ट वर्ण में जहाँ पे कृमि हो गए हैं, इसमें भी नींब तेल अच्छी तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। पहले नींब त्रिफला दारवी वगैरह इस प्रकार के क्वाथ से धावन करके स्वच्छ करके और फिर उसमें नींब तेल या करंदेल कपूर तेल अगर डालते हैं तो मैगेट्स जहाँ जहाँ पे निर्माण होते हैं तो वहां पे ये अच्छा इस प्रकार का काम करता है। नीम तेल के नाम से जो मिलता है वो ब्राउन और गाढ़ा होता है, पारिपत्र ग्रीन होता है। एक बार कंटेंट्स में देखे क्या लिखा है। निम्बोड़ के बीज से अगर बनते हैं तो ये अलग तरीके से लेना पड़ेगा इस प्रकार से। जीर्ण व्रणेषु मधुमेहेषु निम्ब बीज तैलम निम्ब पत्र सिद्ध तैलम व प्रशस्तम। सारे मराठी आध्यात्मिक ग्रंथ में नींब का उल्लेख है, इसलिए सत्व बल बढ़ाना, वृद्धि कारण, पाप हेतु नाशन। ये कहाँ पे आया है? आजकल जो डायबिटिक के लोग नीम का सेवन करते हैं, क्या वह उचित है? क्योंकि वह वात प्रकोप होता है, सही है। लोग कुछ जाने अनजाने से कुछ भी सेवन करते रहते हैं। नींब पत्र का रस इस प्रकार से लेना ये वातवर्धन करने वाला, शुक्र का नाश करने वाला अवश्य इस प्रकार का है। और फिर सभी लोगों के लिए वो अच्छा है ही नहीं इस प्रकार से। और लगातार उसका सेवन करते रहना ये उचित नहीं है बिल्कुल। छोटे बच्चे जो नाइट में ज्यादा क्राई करते हैं, नीम ऑयल गुद पर ले तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ये कृमि अगर है और रात में वो बाहर निकलते हैं और वहां पे कंडू निर्माण होती है तो नीम का इस प्रकार का तेल बाहर से लगाना ये अच्छा काम करता है। निम्बत्व कहाँ यूज कर सकते हैं? कृमिनाशन है। अच्छा। तो मधुमेह जो व्रण, इसमें निम्ब तेल प्रशस्त है। इसमें तैलम एलादेना कुरियात इस प्रकार की बात की गई है। तो एलादी तेल एक अहम दवा है मेहज व्रणों में इस प्रकार से।
मधुमेह जो वर्णन इस प्रकार से। निम्ब पित्त कफ घ्नत्वात् रक्तजान कफजांश्च कुर्मीन् हन्ति कुष्ठज कुर्मीन् निम्बः विशेषेण नाशयति। निम्बचूर्णम सहिंगु विड़ंग यवानी संयुक्तम पक्वाशय गतान कृमिन हंति। तो ये भी थोड़ा आसान है। हिंगु विड़ंग यवानी के साथ निम्ब चूर्ण कृमिदंत के निम्बक वातस्य गंडूषाः प्रशस्ताः। कृमिदंत के बारे में ये काफी बार बताया जाता है कि कंटकारी फल की हर फल का धूपन करने से दांत में से कृमि निकलते हैं। सभी डेंटिस्ट कहते हैं कि ये तो झूठ है, दांत में इस प्रकार के कृमि कोई नहीं होते, जो भी होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह इस प्रकार का होता है। लेकिन जिन्होंने देखा है वो पता था नहीं नहीं ऐसा हुआ है, अभी तो मैंने किसी से सुना नहीं है इस प्रकार से। लेकिन अगर इस प्रकार का सामने आता है कि वास्तव में ही दांत में से जिनको हम कृमि कहेंगे जो दिखते हैं इस प्रकार से वो बाहर आते हैं, तो बड़ा एविडेंस होगा इस सभी के लिए। कान में दवा डाल के दांत में से कृमि निकलते हैं ऐसे भी कुछ एक प्रचलन है, लेकिन देखा तो नहीं है इस प्रकार से। कृमिदंतके निम्बकस्य गंडूषः प्रशस्ता निम्बः रक्षोघ्नः निम्बपत्राणां धूपः रक्षोघ्नो भवति। तो ये रक्षोघ्न है ये और एक अजीब बात इस प्रकार की है, खास करके ये यक्ष राक्षस पिशाच वगैरह इनमें ये नीम का प्रयोग हो सकता है। और सूतिकागार का जो वर्णन है सुश्रुत ने बताया हुआ, उसमें जो पेड़ पौधे सूतिकागार से आजू बाजू में लगाने हैं उसमें नीम का है मेरे ख्याल से। अभी वो मुझे पक्का याद नहीं है रेफरेंस क्या है इस प्रकार से। रक्तनास से शरीरगत कृमि निकलने का संदर्भ है, वो उनको आकृष्ट करते हैं, रक्त उसका आकृष्ट करता है तो फिर कृमि बाहर आते हैं। हमारे यहाँ सूतिका अवस्था में 3 नहान होते हैं जिसमें नीम पत्र का प्रयोग यूज करते हैं। अच्छा। नीम घनवटी crushed and mixed in water decoction used for sadhya vamana, told in by one vaidya in one lecture. निम्ब घनवटी मिलती है क्या, ये मुझे मालूम नहीं था, मिलती होगी अब तक शायद। गावाकडे निंबपत्र झाडफूक करायला वापरतात। हम्म. रक्षोघ्न असल्यामुळेच ना, ये आसानी से उपलब्ध है ये शायद बात होगी इस प्रकार से। तो रसोगने के लिए धूप में ये डाले, ये अच्छा इस प्रकार का है। कृमिरोगेषु निम्बः पित्तकफघ्नत्वात् रक्तजान वगैरह वगैरह। हाँ, निम्बः रक्षोघ्नः निम्बोत्तराणां धूपः रक्षोघ्नो भवति तृष्णायां ज्वरस्य तृष्णां निम्बपत्रक्वाथः शमयति। तिक्तत्वात् शीतत्वाच्च तथा पित्तज तृष्णायां च निम्बः प्रशस्तः। मेहे तृषा शमनार्थं निम्बजलस्य उपयोगः क्रियते। चैतन्य फार्मेसी, ओके। दातुन में भी नीम का प्रचलन है, वो तो है। कंटकारी फ्रूट सीड को कॉटन पर लगा के धूपन करने से सलाइवा में कृमि दिखते हैं। सलाइवा में, तो ये अगर हो सकता है तो वीडियो करो, ज्यादा बेहतर।
इस प्रकार का रहेगा। दाहे तिक्त शीतत्वात् निम्बो दाहम नाशयति। ज्वरस्य दाहे निम्बपत्रकल्कस्य प्रलेपः प्रशस्तः। तथा च निम्बस्य क्वाथा हस्तपादतलदाहं नाशयति। चैत्रस्य प्रथमे मासे निम्बपत्रकल्कः भक्षणं कल्कभक्षणं ग्रीष्मस्य तापरक्षणार्थं यद धर्मशास्त्र विहितं तद आयुर्वेद शास्त्रेण अनुमतमेव। तो गुड़ी पाड़वा के दिन नींबू पत्र खाने का प्रघात इस प्रकार का है। तो ये अच्छा इस प्रकार का है। अरुचौ निम्बः तिक्तत्वात् विषदत्वात् च जिह्वा संश्रितं कफं क्लेदं बलं च शोधयति। जिह्वा शोधनात् रुचिम् उत्पादयति। कफजायाम् अरुचौ तु प्रथमं निम्बपत्रक्वाथेन वामयेत्। तेन आमाशयस्यापि शोधनं भवति। ज्वरस्य क्षयस्य च अरोचके निम्ब प्रशस्तः। हाँ, तो जिह्वा शोधन के लिए अच्छा है। अब टंग कैंसर के काफी मरीज मिलते हैं जिसमें क्लेद, बाहुल्य और फिर दौर्गंध्य ये मेन रूप से रहता है। मुंह पूरी तरीके से खुलता नहीं है और स्वच्छता उसकी नहीं की जाती, तो दुर्गंधी बढ़ जाती है। ये काफी कॉमन है ओरल कैंसर में। हम तो एक काढ़ा बताते हैं, गुड़ुची, नींबू पत्र और फिर त्रिफला, दारवी वगैरह इस प्रकार से। और चाहे तो उसमें एरिमे नदी तेल डाल के गंडूश करने के लिए कहते हैं। तो इससे काफी अच्छा परिणाम आता है। लेकिन वैसे भी ओरल कैंसर काफी डिफिकल्ट इस प्रकार का है। निम्बपत्र क्वाथा वामयति। वमनेन आमाशय स्थित कफस्य शोधनं भवति। तेन कफच्छर्दी आशु प्रशमन यान्ति। तो सर्दी है और उसमें फिर नींबू पत्र क्वाथ देना है तो उसके वमन हो जाएगा। और कफज सर्दी अगर है तो कफ निकल जाने से सर्दी रुक जाएगी इस प्रकार। प्रमेय है निम्बः कफजं पित्तजं च मेहं हन्ति तिक्तत्वात् रुक्षत्वात् च शरीरगतं द्रवं कफं स्क्लेदं च स्नेहलं स्नेहं च शोषयति। क्लेदस्य शोषणात् प्रभूतनिमूत्रत्वं निम्बः शमयति। तो ये कफ पित्तज मेह में, खास करके कफज मेह में अच्छा है। कलक चूर्ण also available for गंडूश। मालूम नहीं, ये वलसाड़ के नजदीक जो वागलदरा है, कैंसर का आरएमडी का सेंटर है, वहाँ गौमूत्र से गंडूश करवाते हैं। कालक, ओके। ये कफज मेह के लिए अच्छा है, कफज ओरल कैंसर के लिए या क्लेद कम करने के लिए अच्छा है। लेकिन उष्ण तीक्ष्ण है तो सोच समझ कर उसका प्रयोग होना है। वहां गंडूश कक्ष ही एक अलग, केवल इस प्रकार से गंड ए सुश्रुत मला ते पाणी गरम झालं तर ते बंद करा आणि मला ते पाणी दे। कामलायाम निंबपत्र स्वरसा निंबत्वक पाथवा सक्षद्रयुक्तः पीता कामलाम पांडुम रक्तपित्तंच हंति। तो ये अलग अलग इस प्रकार के बताए गए हैं, पिप्पली पथ्या और इस प्रकार के। तो ये बंद केलंच ना। तिक्तत्वात् निम्बः रक्तगतं पित्तं रक्तकृतस्थं पित्तं च शमयति। पित्तवः स्रोतोमुख शोधनं कृत्वा पित्तवः निम्बः स्वाशयं पित्तम् आनयति। तेन पुरुषस्य रञ्जनं भवति। मूत्रस्य अविलत्वं पित्तत्वं च नाशयति। लघु मंजिष्ठादि काढ़ा गंडुष में भी अच्छा है। मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता वचा दारु निशा मृता निम्बश्चैषाम गतक्वाथा। ये अच्छा है। लघु मंजिष्ठादि जो है वो
विषे तिक्तरसत्वात् निम्बः विषबाधायाम् उपयुक्तो भवति। स्थावरे जङ्गमे विषे जङ्गमे च निम्बपत्राणां स्वरतः पाने प्रशस्ता। प्रथमे विषवेगे तु वमनार्थं निम्बः प्रशस्तः, तृतीये चतुर्थे तु विषस्य प्रशमनार्थं निम्बः हितः। तो ये शायद प्रचलन में लाने की कोशिश करें। हाँ, अभी कोकण में ये वृश्चिक दंश सर्पदंश ये दोनों कॉमन है। तो वृश्चिक स्वेदम अभ्यंगो सर्पिषा लवणेन वा, तो लवण का संपृक्त द्राव करके उसकी धारा अगर करते हैं तो वेदना तुरंत शांत हो जाती है। लेकिन अगर जहरीला है तो फिर आगे विषय की चिकित्सा करनी ही पड़ती है इस प्रकार से। कैन वी कंसिडर मुख एज आशय और कोष्ठ फॉर ऑल कंठ गल नासा नेत्र कर्ण मुख दूषिका एंड शिरोरोग एंड सजेस्ट गंडूष एक्सटेंसिवली? करते हैं एक्चुअली। वैसे नासा ही शिरसो द्वारम तेन तद्व्याप्य हंतिताम, ये शिरक के बारे में नासा बताया गया है। और गंडूष की व्याप्ति काफी बड़ी इस प्रकार की है। और इन सभी रोगों में दंत मुख ये दंत मूल गिलायु वगैरह वगैरह इन सभी के बारे में गंडूष अच्छा काम करता है। मुख दूषिका में हमारे यहाँ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में स्वरूपा भुजबळ काम करते थे। तो वो मुख दूषिका में गंडूष का प्रयोग करती थी। और कवल और गंडूश में फर्क है। कवल हिलाया जाता है, अंदर वो छोटा रहता है, और गंडूश ये पूर्ण मुख भर लेने का इस प्रकार का है और उसको धारण करने का। तो आवक्त नासिकोत्क्लेदात मुख और नासा से श्राव जब तक नहीं होता है तब तक ये करना है इस प्रकार से। तो इसमें त्रिफला, हल्दी वगैरह इस प्रकार के, नींबू वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग होता था। और उसका कहना था है गरम गरम इस प्रकार का गंडूश अगर धारण करते हैं तो स्वेदन होता है अभ्यंतर से, और सभी जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, और फिर मुखदोषिका का शमन हो जाता है। उसने काफी बार ये किया था इस प्रकार से। और उस दृष्टि से गंडूश करना काफी अच्छा है। वैसे मैं भी ओरल कैंसर्स में अभी कवल के बजाय गंडूश ही बताता हूँ कि पूरा मुंह भर लेने का है, और फिर जहां तक उसको रोक सकते हैं वहां तक उसको रोकना है। तो इसमें जो मुख संकोच हो जाता है खास करके रेडिएशन के बाद सब म्यूकोस फाइब्रोसिस हो जाता है और मुंह खुलता नहीं है, ये बड़ी समस्या है इस प्रकार की। तो तेल डाल के, एरिमेदादी तेल डाल के अगर क्वाथ में उसका गंडूश इस प्रकार का करता है तो लवण जल धारा शुड बी डन फॉर, लवण जल धारा should be for how many minutes? ये मुंह में तो नहीं की जाएगी। पाँव में वगैरह इस प्रकार की लवण जल धारा करते हैं। इसलिए इसमें वात का शमन अच्छा होता है, लेकिन फिर भी क्लेद बढ़ने की संभावना रहती है। गर्म पानी में मीठ डाल के, नमक डाल के पानी पाँव उसमें डुबो के रखते हैं तो पाँव में जो वेदना है वो तुरंत शांत होती है, ऐसा है थोड़ा सा। मैं अधिक लालासराव ने पेशेंट को त्रिफला स्फटिका फूल का मंजन करने को देता हूँ, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये थोड़ा अलग है। तो ठीक है, मंजन इस प्रकार से करवाना ये अच्छी बात रहेगा। कवर स्पेसिफिकली इन गल एंड काढ़ा एंड
कंठ रोग ऐसा नहीं है, जबकि सामान्य तौर पर तो कबल ही किया जाता है, गंडूश नहीं किया जाता। लेकिन ये स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आपको गंडूश करना है, कबल नहीं करना है, इस प्रकार से। ज्वलन धारा फॉर वृश्चिक, हाँ दंश, ओके। तो जब तक वो शांत नहीं हो जाता तब तक करनी है। उस धारा से तुरंत वेदना की शांति हो जाती है, उसमें संदेह की बात नहीं है। अभी बात यह है, जहां तक वो चढ़ गया है वहां से दूसरा भी एक प्रचलन है, घृत और सैंधव ये मिक्स करके व्रण की तरफ, या जहां दंश हुआ है उसकी तरफ मृदु संवाहन करना है। तो इस प्रकार से भी विष निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और फिर जान बच सकती है। लेकिन हम कोकण में थे, और रात को वहाँ एक छोटे बच्चे को, 5 बरस के बच्चे को इस प्रकार का वृश्चिक दंश हो गया। तो मैंने ये तो सुझाव घर पे दे दिया कि तात्काल लवण जल का ये करो, तो उससे वेदना काफी शांत होगी। वो दिखाने के लिए जब आए तो उसको उल्टी हुई। तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास तो दवाइयाँ कुछ नहीं है। अभी इसमें दो बातें हैं। एक होम्योपैथी की दवा आती है इस प्रकार से, और वो दे सकते हैं, वो साथ में रख सकते हैं, वो दे सकते हैं। और दूसरा डॉक्टर बाविस्कर का जो संशोधन है, तो वो मूल रूप से ज्यादा अच्छा है, वो तो एलोपैथी का है। लेकिन फिर भी उन्होंने सामान्य मेडिकल शॉप में मिलने वाली कोई दवा बताई है, और वो उनका कहना है कि वो जरूर काम करती है इस प्रकार के वृश्चिक दंश में। तो वो देते रहना है इस प्रकार से। ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। ये इनका पेपर लैंसेट में पब्लिश हुआ है, बाविस्कर का। और भारत में उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं हुई, लेकिन विदेशों में उसके बारे में काफी बहस इस प्रकार की हुई, और उनकी काफी प्रशंसा की गई। घृतधारा भी उपयोग करते हैं। तो घृत भी इसी प्रकार सा है, क्योंकि वह सर्पिषा लवणे नवा ऐसा है। तो घृत का भी परिणाम हो सकता है, घृत विषग्न भी अच्छा है। तो ये भी एक बात हो सकती है। तो पहले धारा करें लवण की, क्योंकि पानी और लवण तो सभी जगह अवेलेबल है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। घृत और लवण इसका अभ्यंग, जहां तक ये विष पहुंचा है वहां से दंश की तरफ करेंगे, तो ये निकलने लगता है, विष बाहर निकलने लगता है। और धारा भी, अगर इतनी मात्रा में घृत उपलब्ध है तो धारा भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो खास करके वृश्चिक दंश के बारे में हमें सोचना है। इसने ब्रह्मदत्तन ने भी कुछ बताया था वृश्चिक दंश के लिए, जो वहाँ केरल में आसानी से उपलब्ध है, कुछ दवा है इस प्रकार से। इस बार उससे फिर से बात करनी पड़ेगी। वो बोला था कि मैं बेच सकता हूँ ये दवा इस प्रकार से। मैच बॉक्स के आगे का मटेरियल जो जलता है, उसकी पानी में मिक्स करके लगाते हैं, तो तुरंत पेन चला जाता है। इसमें तो फास्फोरस है। तो ये देहातियों के प्रचलन में होगा शायद, ये भी आसान है, ये भी कर सकते हैं। तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से काम में ला सकते हैं तो। कॉलेज में एक बार स्टाफ को ही वृश्चिक दंश हुआ था। लोग डॉक्टर ने लोकल एनेस्थीसिया दिया था, लेकिन शुल्क कम नहीं हो रहा था। जब उसमें लवण घृत शुरू किया तो रुग्ण धारा चालू करने को बोल रहा था। जब तक धारा चलती तब तक शुल्क कम रहता था। 20 मिनट में धारा के बाद शुल्क 80-90% कम हुआ था। तो ये मैंने महेश्वर सर से पहले सुना, वृश्चिक स्वेदम अभ्यंगो सर्पिषा लवणे नवा, वाग्भट में ही आया है। और फिर उन्होंने उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स पाए थे, तो मैंने ये बताना शुरू किया। सैंधव युक्त घृत से अष्टांग से अभ्यंग करे वृश्चिक दंश में चरक, हाँ।
कुछ लोग विषग्न गण सिद्ध गुरुत्व प्रयोग करते हैं। ये तो अच्छा है। फास्फोरस स्थावर विष इसलिए जांगम विषय पर शायद काम करता होगा। फास्फोरस कहाँ से मिलता है मालूम नहीं, स्थावर विषय है या इस प्रकार के। अष्टांग लवणम, अष्टांग लवण, ठीक है। हमारे यहाँ मधुमक्खी दंश पर लोह का पानी के साथ रगड़ने का प्रचलन है। साथ शोथ और शूल बिल्कुल नहीं होता। लोह का पानी के साथ रगड़ने का, यह और अजीब है। तो ठीक है, मधुमक्खी का दंश भी एक इसी प्रकार का है। अगर एक आध दो मधुमक्खियां डस गई है तो अलग बात है, लेकिन जब बहुत सारी मधुमक्खियां होती है तो इसका बहुत टॉक्सिक इफेक्ट इस प्रकार का आ जाता है। मिट्टी का ऑयल भी लगाते हैं। तो ये केरोसिन है, मिट्टी का ऑयल। और उसको कई नाम से प्रचलन है। घासलेट, केरोसिन, मिट्टी का ऑयल, रॉकेल। बीच में एक सीरियल में ये दिखाया था कि जिस नाम से पुकारा गया ये, उसके आधार पर ये किस जमाने की बात है वगैरह वगैरह इस प्रकार के कुछ दिखाया था इस प्रकार। हम्म। तुलसी ऑयल also has good विषग्न and pain killing effect. केरोसिन ऑयल। लवण जल धारा, how it may be working in Vishwadamsha if it be applied in other conditions. अभी तो ये अदर कंडीशंस में देखा नहीं गया है इस प्रकार से लवण जलधारा। विष के बाकी चिकित्सा में प्रयोग करके देखना चाहिए, जंगम विषय के लिए खास करके। टोलिन इंसर्ट इंसेक्ट बाइट्स। तो तृतीय चतुर्थ वेग में भी निम्ब प्रशस्त है, ये भी एक बात बताया गया है। अतिसारे ग्रहण्याम योनि रोगे च तिक्तत्वात् शीतत्वात् च शीतत्वात् वृक्षत्वात् च निम्बः अतिसारं स्तंभयति। रसरक्तभः स्रोतो मुखानां संकोचनेन निम्बः रक्तं रक्तपित्तं रसं च स्तंभयति। तस्मात् अतिसारे ग्रहण्यां रक्तपित्त प्रमेहे निम्बस्य उपयोगः प्रशस्तः। ये शायद हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी कर सकते हैं निम्ब का प्रयोग इस प्रकार से। Had tried in one patient and got instant results. Okay. तस्मात् अतिसारे ग्रहण्यां रक्तपित्त प्रमेहे च निम्बस्य उपयोगः प्रशस्तः। निम्बस्य स्तंभनत्वस्य च नाशार्थं निम्बेन स त्रिफला मृद्विकादीनां प्रयोगः संयोगः अवस्थावशात् प्रशस्तः। तो ये संबंध करता है और इसके लिए इसके साथ में त्रिफला मृद्वी का इनका प्रयोग अवस्था के अनुसार प्रशस्त इस प्रकार का है। तो वैसे नींब एक अच्छी दवा है, आसानी से उपलब्ध है, और पत्तों का अगर प्रयोग करते हैं तो कोई क्षति नहीं होती है। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि बीच बीच में अगर नींब के पेड़ लगाए जाते हैं तो इंसेक्ट्स एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक नहीं जाते हैं। ये बीच में रुकावट इस प्रकार की हो जाती है। वैसे खास करके कोकण में जब आम लगाते हैं तो सभी आम ही होते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है। उसके बीच बीच में अगर नीम के पत्ते, नीम के पेड़ उगाते हैं तो थोड़ा प्रोटेक्शन आम के पेड़ों को हो जाता है। ऐसी एक स्थिति है। तो वैसे नींब का काफी अच्छा प्रयोग हो सकता है ये।
महानिम्ब स्मृतोद्रेका रम्यको विषमुष्टिकः केशामुष्टिर्निम्बकश्च कार्मुको जीव इत्यपि महानिम्बो हिमो वृक्षः तिक्तो ग्राही कषायकः कफपित्त भ्रमच्छर्दि कुष्ठरुल्लास रक्तचित प्रमेह श्वास गुलमार्शो मूषिका विषनाशना। ये और अलग है। इसके पत्ते बड़े होते हैं। गिलोय को नीम पर चढ़ा श्रेष्ठ बनाने का संदर्भ है ये है। और उसके हिसाब से गिलोय अगर नीम पर चढ़ाते हैं ज्यादा अच्छा है। हैज मॉस्किटो रिपेलेंट इफेक्ट्स नीम का, तो उसमें धूपन, ये एक बात हो सकती है अच्छी तरीके से। और फिर मॉस्किटो रिपेलेंट ये जो इसका कार्य है अच्छा तरीके से होगा। अभी महानिम्ब का यहाँ पे द्रव्य गुण के किताब में वर्णन है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, एक बार देखो। लेकिन बकाना निम्ब करके एक आता है। महानिम्ब ये बड़े पत्ते होते हैं इस प्रकार से। पुदीना ऑयल में कंपनी कैप्सूल बनाती है। बहुत से गैस्ट्रो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इन अल्सरेटिव कोलाइटिस पुदीना ऑयल। देखिए पुदीना ऑयल उष्ण तीक्ष्ण होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में देना उचित नहीं रहेगा। 105 तो है इसमें। महानिम्बा में ज्यादा है नहीं। हाँ, महानिम्बो हिमो रूक्षः तिक्तो ग्राही कषायकः कफपित्त भ्रमच्छर्दि कुष्ठोल्लास रक्तजित प्रमेह श्वास गुल्मार्शो मूषिका विषनाशन। मूषिका विषनाशन ये अलग इस प्रकार का है। ये बकाना नींब इस नाम से है। तिक्तः कषायश्च तस्य विपाकः कटुकः वीर्यं शीतं च तथा च स रूक्षः महानिम्बः तिक्तकषायत्वात् शैत्याच्च वातं वर्धयति कफं पित्तं च शमयति। तिक्तकषायत्वात् शैत्यात् रक्तं शैत्याच्च रक्तं शोधयति प्रसादयति। रूक्षत्वात् कषायत्वात् शरीरगतं स्नेहं क्लेदं मेदश्च शोषयति पुरुषं च विबन्धयति। ज्वरे तिक्तकषायत्वात् महानिम्बः कफपित्तज्वरं हन्ति महानिम्बः पित्तजं भ्रमं शमयति। शरीरगतं क्लेदं स्नेहं च शोषयित्वा प्रमेहं हन्ति। तिक्तत्वात् त्वग्दोषं हन्ति। तिक्तकषायत्वात् महानिम्बः रक्तपित्तं रक्तार्षांसि च शमयति। तिक्तत्वात् कफचकृमीन् हन्ति तथा च कृमिसमुद्भवं ज्वरं हन्ति। अरुणशिखायाम् इन्द्रलुप्ते च तस्य पत्राणां स्वरसः बीजानां कल्कश्च उपयुक्तो भवति। तो ये थोड़ा अलग आया है। महानिम्बः तिक्तत्वात् वामयति आमाशयस्य शोधनेन महानिम्बः उल्लासं छर्दिं च शमयति। मूषिका विषबाधायां महानिम्बः विशेषेण प्रशस्तः। तो ये एक पुदीन हरा आता है फॉर एसिडिटी में भी उसी को देखकर। हाँ, लेकिन पुदीन हरा एसिडिटी में काम कैसे करता है ये एक थोड़ा अलग रहेगा। अजीर्णावस्था अवस्था में ये होगा। बाकी कंटेंट्स क्या है एक बार देखने चाहिए। और वैसे पुदीन हरा काफी प्रचलन में है, ये भी एक बात है। महानिम्बः विषमज्वरं हन्ति आमाशय स्थितान् दोषान् वमनेन बहिर्नीत्वा जरं श्वासं मूषिका विषञ्च शमयति। निम्बतैल युकालिक्षा, हाँ ये तो है।
सर पेनोवा एबीएस के नाम से आता है, सीगल कंपनी का पेनोवा। कंटेंट्स के देखेंगे एक बार तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं। पुनिनहरा शीघ्र अनुलोम ऊर्ध्व और अधो। हाँ ठीक है, वात का शमन करने का वाला है पारिभद्र। तो ये भी इसमें है क्या देखना चाहिए। अरे बाप, निम्बतरुर मंदारा पारिजातका पारिभद्रो नीलश्लेष्म शोधमेध कृष्णु तत्पत्रम पित्तरोगघ्नम कर्णव्याधि विनाशनम। ये पारिभद्र और पारिजात का अलग होने चाहिए, दोनों पर्याय के नाम के यहाँ से लिखे हैं, तो ये थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, आज रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। Wonder and warm water only. ओम शांति 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 ही। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः